क्लास 7 चैप्टर 5 विमेन चेंज द वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, इसको आज ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। उससे पहले एक बार ये वाली फोटोग्राफ हम इसको पढ़ लें। अनलाइक राजसुंदरी देवी एंड रोकिया हुसैन who were not allowed to learn to read and write, large number of girls attend school in India today. Despite this, there continue to be many girls who leave school for the reason of poverty, inadequate schooling facilities, and discrimination. Providing equal schooling facilities to children from all communities and class backgrounds, and particularly girls, continues to be a challenge in India. अगर आपको अभी भी ये लगता है कि अभी भी आज के टाइम में विमेन के पास जितनी ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में भी अगर सबके पास स्कूलिंग, स्पेशली अगर हम विमेन की बात करें, सबके पास स्कूलिंग का राइट है या स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया की अगर हम एग्जांपल ले लें तो कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मे बी पॉवर्टी सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों लड़कियाँ जो हैं स्कूल छोड़ देती हैं, नहीं जाती, ठीक है, या फिर उनको क्या है बेसिक काम में लगा देते हैं और लड़कों को ज़्यादातर पढ़ाने को बोल दिया जाता है। वैसे तो पॉवर्टी में क्या है, किसी को भी नहीं स्कूल भेज सकते या भेजना नहीं चाहते, क्योंकि इवन गवर्नमेंट स्कूल में जो आपको फ्री में 8th तक पढ़ाते हैं, पर वो वहाँ भी नहीं उनको भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको है कि क्यों बच्चे अपना टाइम वेस्ट करें स्कूल जाके, इससे अच्छा कहीं जाकर काम करें, पैसे आएंगे घर में, ये रीज़न है। तो हमने ये देखा कि भले ही आज भी लड़कियां जो हैं स्कूल नहीं जाती, बहुत रीजंस हैं। मेन रीजन जो दिया हुआ है पॉवर्टी, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है। तो इसमें क्या है, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज बहुत सारी जगहों पे, इवन इन इंडिया अगर हम इसका एग्जांपल लें, लोग नहीं चाहते कि लड़कियां जो हैं बॉयज़ के साथ स्कूल जाए। ये भी एक रीज़न है। वो नहीं चाहते कि जो गर्ल्स हैं, तभी जो है ऐसे गर्ल्स स्कूल बनते हैं, ताकि लोग नहीं चाहते कि जो सेम क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज़ इकट्ठे बैठे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग क्या है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते कि ये लड़कों के साथ पढ़ेंगी, वहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, इसकी वजह से भी स्कूल नहीं। डिस्क्रिमिनेशन जो होती है कि जहाँ फैमिलीज़ में डिस्क्रिमिनेट होता है कि हाँ हम लड़कों को स्कूल भेज देंगे क्योंकि भाई तो आगे जाके काम कराएं, लड़कियों को क्यों भेजना है इनके लिए दहेज के लिए। आज भी ऐसी प्रैक्टिसेस इंडिया में होती हैं कि नई लड़कियों को स्कूल भेजते, क्योंकि उनको है कि हम क्यों इस पर पैसे लगाए, क्योंकि लड़कियों का मेन एम क्या है, इन्होंने तो शादी करके जाना है। Today, both boys and girls attend school in large numbers. Yet, as we will see, there still remain differences between the education of boys and girls. India has a census every 10 years, which counts the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men 7 years old and above were literate, and that is, they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women. In the most recent census of 2001, these figures have grown to 76% boys and only 54% of girls or women. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. But as you can see, the percentage of male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. Meaning, हम क्या करते हैं, इंडिया का सेंसस है जो क्या करता है, हमको स्कूलिंग एज और ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। बेसिक उसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ताकि उस पर एनालिसिस हो पाए और एनालिसिस से जो पॉलिसीज़ बननी है या जो एक्शन लेना है वो हो। तो हमने पहले देखा कि 40% बॉयज़ थे और ओनली 15% फीमेल्स थी जो कि लिटरेट थी। फिर हमने देखा कि कितना हो गया, 76% मैन जो है लिटरेट हो गए और ओनली 54% फीमेल्स लिटरेट हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ऑल्दो नंबर इंक्रीज हुआ है, ऑल्दो 15 से 54% तक लड़कियां पहुंच गई, बट स्टिल जो गैप है मेल एंड फीमेल के अंदर वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave school from different social group. Scheduled caste is the official term for Dalit and scheduled tribe is the official term for आदिवासी। ये आपको पता होना चाहिए। SC ST जब हम बात करते हैं उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप देखो,
इसके अंदर प्राइमरी 1 to 5, 6 to 8 एंड 9 to 10 इन सबको हम ऐसे प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल ऐसे ही बोलते हैं. बॉयज़ कितने थे? 34, 52 एंड 61. ठीक है, बॉयज़ की बात हो रही है. गर्ल्स की 29, 53 एंड 65. अब SC/ST बॉयज़ कितने? 37, 57, 71. और यहाँ पे sorry, SC and ST 49, 69 and 78. Now SC girls 36, 62, 76, 49, 71 and 81. तो ये बेसिकली टेबल क्या है? परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हमको दिखा रहा है कि कैसे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी स्कूल में उनकी वो रखी है. You probably notice in the above table that SC and ST girls leave school at a higher rate than higher than the category all girls. This means that girls who are from Dalit and Adivasi backgrounds are less likely to remain in school. The 201 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls to complete primary school. While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper schools nor teachers who teach on a regular basis. If a school is not close to people's home, there is no transport like buses or vans. Parents may not be willing to send their girls to school. Many families are too poor, unable to bear the cost of education. Boys may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher, classmates like Om Prakash Valmiki, जिसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पहले चैप्टर्स में कि क्यों, क्योंकि कभी कभार SC/ST दलित होते हैं, उनके अगेंस्ट क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है, इसकी वजह से वो स्कूल छोड़ देते हैं. या फिर स्कूल घर से दूर है, वैन बसेस इनका फैसिलिटी नहीं है हमारे पास प्रॉपर, इसकी वजह से स्कूल बच्चे नहीं जाते. और क्या है, टीचर्स नहीं है. ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे नेट पे भी देखे होंगे या फिर बहुत सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, जहाँ पे वो जाते हैं स्कूल्स में और टीचर्स से क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन, और टीचर्स को वो बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, टीचर को खुद स्पेलिंग्स नहीं आते होते, तो वो क्या है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है. ठीक है, तो वो बच्चे जो वो स्कूल जा भी रहे हैं, आपको लगता है कि उनको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा? जहाँ पे टीचर को एक बेसिक छोटा सा स्पेलिंग नहीं आता, या टीचर को ये नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर क्या है इंडिया का, प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, आपके स्टेट का CM कौन है, तो अगर इतना भी नहीं टीचर को पता तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो ऐसी स्कूलिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है. तो यहाँ पे ऑल बॉयज 34 and SC boys 37. Women's movement, ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Women's movement. Women and girls now have the right to study and go to school. There are other spheres like legal reform, violence and health where the situation of women and girls have improved. These changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. This struggle is known as women's movement. यानी कि जो हमारे यहाँ मूवमेंट हुई है या फिर अगर कुछ रिफॉर्म्स आए हैं तो वो ऐसे ही नहीं आ गए ओवरनाइट. किसी ने बोला कि हमको विमेन में रिफॉर्म चाहिए. वो क्यों आया? क्योंकि जितनी भी विमेन थी उन्होंने इकट्ठे स्ट्रगल किया, भले इंडिविजुअली किया हो भले इकट्ठे किया हो, उन्होंने स्ट्रगल करी और ये रिफॉर्म्स खुद लेके आए. इनको हम बोलेंगे स्ट्रगल को विमेन्स मूवमेंट. Individual women and women's organizations from different part of the country are part of the movement. Many men support the women's movement as well. The diversity, passion and efforts of those involved makes it a very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Here are some glimpses of this struggle. Campaigns. अब कैंपेनिंग जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है. सबसे पहले पता है क्या होता था, जब हम किसी भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, मान लो वायलेंस है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जो है, जहाँ पे क्या है हस्बैंड्स में भी या
हस्बैंड की फैमिली या इवन किसी की भी फैमिली विमेन को मारती थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, विमेन जो थी उनको पता ही नहीं था कि ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है और इसके अगेंस्ट क्या लॉज बने हुए हैं, या फिर उन्होंने क्या किया हुआ था, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ था कि हाँ भाई हमारी शादी हो गई, तो अब अगर वो मारे ना मारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हस्बैंड मारे ना मारे, फैमिली मारे ना मारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि इसके अगेंस्ट लॉज हैं और ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस ये क्राइम है, उन्हें नहीं पता था। अब उन्हें ये नहीं पता तो उन्हें हम कैसे बताएं? कैंपेन्स के थ्रू। कैंपेन्स क्या होते हैं आपने बहुत बार देखा भी होगा, बहुत जगह पे कैंपेन्स हो रहे होते हैं। कैंपेन्स में क्या होता है, बेसिक लॉज के बारे में जो है लोगों को एजुकेट किया जाता है, कभी कभार घर डोर टू डोर जाके। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कैंपेन करनी है जहाँ पे मैंने कोई न्यू लॉ है जिसके बारे में लोगों को बताना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डोर टू डोर यानी कि घर घर जाकर बता सकती हूँ कि देखो ऐसे होता है, आपको इसके बारे में पता है, ऐसे होता है, आपको इसके बारे में पता है। प्रॉब्लम्स पूछ सकती हूँ, सर्वे कंडक्ट कर सकती हूँ, वो आगे बढ़ेंगे हम। प्रॉब्लम उनसे पूछूंगी, उनको बताऊंगी। पैम्फलेट्स जो हैं जो आपको मिलते हैं न्यूज़पेपर्स में, वहाँ उसके अंदर हम पैम्फलेट्स बना के डाल सकते हैं लोगों को, या फिर हम जो है सड़क पे साइड में एक रैली करके कैंपेन कर सकते हैं, उसको कैंपेन्स बोलते हैं। कैंपेनिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of women's movement. Campaigns have also led to new laws being passed. कभी कभार क्या होता है, कैंपेन हम करते हैं किसी एग्जिस्टिंग लॉ को किसी को बताने के लिए। कभी कभार क्या होता है, कैंपेन्स होती हैं नया लॉ बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आप बहुत जगह पे क्या है, कोई नया लॉ चाहिए, हम उसके लिए कैंपेन करेंगे कि हमको ये लॉ चाहिए, क्यों, इससे ये फायदे होंगे हमें, तो उसके लिए भी कैंपेन होती है। अ लॉ was passed in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. तो जब ये लॉ पास हुआ तो किसके अगेंस्ट पास हुआ, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लॉ जब पास हुआ है 2006 में। Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at workplace and within educational institutions. In 1980, for example, women's groups across the country spoke against dowry death. Dowries, दहेज जिसको बोलते हैं उसे डाउरी बोलते हैं, डाउरी डेथ, cases of young brides being murdered by their in-laws or husbands greedy for more dowry. Women's groups spoke out against the failure to bring these cases to justice. They did so by coming out to streets, approaching courts, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspapers and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सत्या रानी, an active member of women's movement, sitting on the step of Supreme Court, surrounded by legal files gathered during the course of a long legal battle to see justice for her daughter who was murdered for dowry. तो ये फाइल्स देखो कितनी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, क्यों इतनी लीगल फाइल्स लग गई एक डाउरी का केस जीतने के लिए। रेजिंग अवेयरनेस, तो इसमें एक चीज़ और जो आपने नोटिस की होगी कि ये जो बेसिक लॉ है, यानी कि लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी 2006 में पास हुआ था। ये नहीं कि उससे पहले कभी हो जाए। हम कब, अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस की बात करें, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जाके 2006 में जाकर एक लॉ पास हुआ जो बताता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, मेंटल या फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये क्राइम है। 2006 में जाकर ये लॉ पास हुआ। इसका मतलब जो स्ट्रगल है वो कॉन्टिन्यूअस है। Raising awareness. An important part of women's movements work is to raise public awareness on women's rights issues. This message has been spread through street plays, songs, in public meetings. रेजिंग अवेयरनेस यानी लोगों को जब पता ही नहीं है कि जो क्राइम हो रहा है या उनके अगेंस्ट जो भी है कि क्राइम है, तो कैसे चेंज होगा, इसकी वजह से अवेयरनेस रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपेन भी अवेयरनेस रेज करती है, लेकिन बाकी के स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग, पब्लिक मीटिंग, ये भी रेजिंग अवेयरनेस है। आजकल जो है, अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो सबसे कॉमन जो प्लेटफॉर्म है फॉर रेजिंग अवेयरनेस वो क्या है, मीडिया। ठीक है, मीडिया इन द सेंस जब आप इवन सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप डाल सकते हो किसी भी चीज़ की अवेयरनेस के बारे में। आजकल हम लोगों को क्या है, कितना ईजीली अवेयर
चीज़ों का पता है, क्यों? क्योंकि मीडिया का जो है ज़्यादा मीडिया में तरक्की हो रही है। दूसरा क्या, फिल्म, जब हम मीडिया की बात करते हैं, मीडिया में ये फिल्म्स ये भी आती हैं, तो आजकल अगर आप देखोगे बहुत सारी फिल्म्स जो हैं वो बेसिक इश्यूज पे या फिर जो हम इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर बननी स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्यों? ताकि अवेयरनेस आए लोगों में। जैसे कि हमारे पास कितनी सारी फिल्म्स थी, अगर हमारे पास आर्टिकल 15 है, या फिर हमारे पास वो छपाक है जहाँ पे हम एसिड अटैक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब क्या थी? अवेयरनेस बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ऐसा होता है, ऐसे लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप वो देखो छपाक वाली, जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में बात हुई है, तो एक लॉ पास करने के लिए कि एसिड जो है वो नहीं बिकना चाहिए ऐसे आराम से 30-30 रुपीज़ में, एसिड जो बिकता है नहीं बिकना चाहिए, उसको भी पास होने में कितने साल लग गए थे। ठीक है, तो ये उसके बारे में है, रेजिंग अवेयरनेस। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अवेयरनेस रेज करने के लिए। प्रोटेस्टिंग, the women's movement raises its voice when violation against women take place, or for example when a law or policy acts against their interest. Public rallies, demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustice. कभी कभार क्या होता है, प्रोटेस्टिंग का क्या मतलब है? प्रोटेस्ट कब होते हैं? जैसे कि मान लो मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ और मैंने एक लॉ बना दिया, लेकिन आपको ये लगता है, और मैं कहती हूँ कि जो लॉ है ना इससे आपका फायदा होएगा, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो लॉ है इससे मेरा फायदा नहीं, इससे मेरा नुकसान होएगा, तो आप क्या करोगे? प्रोटेस्ट करोगे अगेंस्ट वो लॉ के। ठीक है, तो आप बोलोगे ये जो भी लॉ या पॉलिसी है इसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करें, क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि इससे हमारा फायदा नहीं होगा बल्कि हमारा नुकसान होगा। ठीक है, या फिर इनजस्टिस हो रही है हमको, तो आप फिर प्रोटेस्ट करते हो ताकि जो गवर्नमेंट है या जो भी है वो बेसिक जो है या फिर नेसेसरी अमेंडमेंट लॉज में बना लें, लॉ को हल्का सा चेंज कर दे उसके लिए। Showing solidarity. The women's movement is also about showing solidarity with other women and causes. On 8th March, which is International Women Day, very important question आ सकता है पेपर में, women all over the world come together to celebrate and renew their struggle. तो क्या है सॉलिडिटी? यानी ये दिखाना कि हम सब साथ हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है। तो 8th मार्च में क्या है, जैसे कैंडल मार्च निकला या कुछ भी ऐसे करते हैं, वो दिखाने के लिए कि हम इकट्ठे हैं इस स्ट्रगल के अंदर। Above, women are holding up candles to demonstrate the solidarity between people of India and Pakistan. Every year on 14th August, several thousand people gather at Wagah on the border of India and Pakistan, and hold a cultural program. And this finishes the chapter. Thank you.